हाय दोस्तों, मैं हूँ पूर्णिमा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द शाइनिंग मूवी को। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसे पहाड़ों के बीच बसे एक होटल में पूरी सर्दी अकेले रहना पड़ेगा, जहाँ कोई ना बाहर से आ सकता है और ना कोई यहाँ से जा सकता है। ये फिल्म सन 1980 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को स्टैनली क्यूब्रिक ने डायरेक्ट किया था। IMDb पर द शाइनिंग मूवी की रेटिंग 8.4 है और रोटेन टमाटो पर 84% फ्रेश है। कहानी की शुरुआत में एक कार को दिखाया जाता है जो इन पहाड़ी इलाके में बसे एक होटल के पास रुकती है। इस होटल का नाम ओवरलुक होटल है। उस कार से निकलकर जैक नाम का एक आदमी होटल के रिसेप्शन पर जाता है। जैक एक स्कूल टीचर था, लेकिन वो राइटर बनना चाहता था, जिसके लिए उसे एक शांत जगह की ज़रूरत होती है। इसलिए वो इस होटल में केयर टेकर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया है। जैक का इंटरव्यू मिस्टर उलूमैन लेते हैं, जो इस बड़े और शानदार होटल के मैनेजर होते हैं। इंटरव्यू के दौरान मिस्टर उलूमैन जैक को होटल की हिस्ट्री बताते हैं कि कैसे इस होटल के पुराने केयरटेकर, जिसका नाम चार्ल्स ग्रेडी था, को आइसोलेशन में रहने की आदत हो गई थी, जिसकी वजह से उसे कैबिन फीवर हो गया था। कैबिन फीवर एक तरह की दिमागी बीमारी है जिसमें अकेले रहने के कारण हेलुसिनेशन होने लगता है। जिन्हें ये बीमारी होती है उन्हें अलग अलग तरह के भ्रम होने शुरू हो जाते हैं और इसी बीमारी के चलते पुराने केयरटेकर ने अपने दो जुड़वा बेटियों और अपनी बीवी को कुल्हाड़ी से मार देता है और इन्हें मारने के बाद खुद को भी मार डालता है। मिस्टर उलूमैन जैक को ये भी बताते हैं कि ये पूरा का पूरा होटल रेड इंडियन के कब्र पर बना है। मिस्टर उलूमैन जैक को काम के बारे में बताते हैं। जैक को बॉयलर रूम में काम करना पड़ेगा ताकि होटल को गर्म रखा जा सके। ये होटल 15 मई से 13 अक्टूबर यानी कि सिर्फ 5 महीने ही खुला रहता है और बाकी के 7 महीने बंद रहता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ पड़ने की वजह से यहाँ कोई भी नहीं आ पाता है। जैक को अपने राइटिंग के काम के लिए ऐसे ही आइसोलेशन वाली जगह चाहिए, इसीलिए वो खून खराबे वाले बात को इग्नोर कर देता है और इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। अगली सीन में हमें जैक का घर दिखाया जाता है, जहाँ जैक की वाइफ वेंडी होती है और जैक का एक छोटा बेटा डैनी होता है। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि डैनी का एक इमेजिनरी फ्रेंड था जिसका नाम टोनी था। डैनी अपनी उंगलियां हिलाकर टोनी की आवाज़ में बोलता है, जिसे वेंडी बहुत ही लाइटली लेती थी, क्योंकि वेंडी को लगता था कि ये डैनी का बचपना है। इसके बाद वॉशरूम में डैनी को दिखाया जाता है, जहाँ डैनी अपनी इमेजिनरी फ्रेंड टोनी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, डैड को जॉब मिल जाएगी। तभी हमें दूसरी आवाज़ आती है जो टोनी की होती है, जो बोलता है कि उनको ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है और बहुत ही जल्द वो तुम्हारी माँ को और तुमको लेकर उस होटल जाने वाले हैं। दरअसल ये दोनों बातें डैनी ही बोलता है, लेकिन अलग अलग आवाज़ में। अब जैसे कि डैनी की इमेजिनरी फ्रेंड ने बताया था, ठीक वैसा ही होता है। डैनी के डैड का फ़ोन आता है और वो डैनी के मॉम वेंटी को बताते हैं कि उन्हें जॉब मिल चुकी है और वो बहुत ही जल्द उन्हें लेने आ रहे हैं। वही वॉशरूम में डैनी का इमेजिनरी फ्रेंड डैनी से कहता है कि वो होटल नहीं जाना चाहता। जब डैनी टोनी से इसका रीज़न पूछता है, तब टोनी उसे विजुअल दिखाता है जिसमें 2 एलिवेटर होते हैं और उस एलिवेटर से बहुत सारा खून निकलता है। साथ ही साथ 2 जुड़वा बहनें दिखती है, जिसे देखकर डैनी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो एक डॉक्टर उसका चेकअप कर रही होती है। वो डॉक्टर डैनी से टोनी के बारे में पूछती है, जिस पर डैनी बोलता है कि टोनी उसके मुंह के अंदर रहता है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता। जब कोई उससे बात करना चाहता है तो वो उसके पेट के अंदर छुप जाता है। डैनी की मॉम बताती है कि 5 महीने पहले जब उसके डैड ने गलती से उसके हाथ खींचा था, उसकी वजह से उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था और तभी से डैनी अपने इमेजिनरी फ्रेंड से बातें करता है। अब आगे दिखाया जाता है कि जैक अपने फैमिली को लेकर होटल जा रहा है, जहाँ पर इन्हें पूरी सर्दियों में अकेले रहना होगा। होटल में मिस्टर उलूमैन इन्हें होटल के शेफ हेलोरन से मिलाते हैं। हेलोरन वेंडी और डैनी को पूरा होटल दिखाता है और जब ये लोग फूड स्टोरेज में होते हैं, तब शेफ हेलोरन वेंडी से बात करते करते डैनी की तरफ देखता है और वो उससे टेलीपैथी के जरिए आइसक्रीम के लिए पूछता है, जिसे देखकर डैनी पूरी तरह हैरान हो जाता है। इसके बाद बातों बातों में सैफ हेलोरन उसे डॉग नाम से बुलाता है, जिसे सुनकर डैनी की मॉम शॉक्ड रह जाती है
कि सैफ को कैसे पता कि डैनी के घर का नाम डॉक है, और वेंडी इसके बारे में सैफ से पूछती भी है, लेकिन सैफ वेंडी को बातों में उलझा लेता है। इसके बाद सैफ डैनी को आइसक्रीम देता है और डैनी को बताते हैं कि उसके पास भी टेलीपैथी की पावर है, जिससे वो घंटों तक अपनी दादी से बिना मुंह खोले बातें किया करता था, और उसकी दादी ऐसे लोगों को साइनिंग कहती थी। ये पावर डैनी के अंदर भी होती है, यानी डैनी भी साइनिंग है। यहाँ पर डैनी सैफ हेलोरन को टोनी के बारे में बताता है। वो कहता है कि टोनी ने उसे एक होटल के बारे में बहुत कुछ बताया है। क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? हेलोरन बताता है कि यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। यहाँ का बहुत पुराना और डरावना इतिहास है, जिसे वही लोग जान पाते हैं जो साइन करते हैं। डैनी हेलोरन से रूम नंबर 237 के बारे में पूछता है। ये नंबर सुनकर हेलोरन पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और डैनी को इस रूम से पूरी तरह दूर रहने की सलाह देता है। अब इस होटल में जैक के फैमिली के सिवा कोई भी नहीं है। ये होटल पूरी तरह सुनसान है। धीरे धीरे समय बीतता है। जैक अपने राइटिंग के काम में पूरी तरह बिजी है। यहीं पर एक मेज होता है जो एक भूल भुलैया होता है। इस मेज के अंदर जाकर बाहर आना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन वेंडी और डैनी अपने खाली समय में इसके अंदर इतनी बार जा चुके हैं कि उनको इस मेज के अंदर से बाहर आने का रास्ता अच्छे से पता है। जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बीतता जाता है, वैसे वैसे डैनी के डैड का नेचर चेंज होता जाता है। वो हमेशा खोए खोए रहते हैं। एक दिन जब जैक किताब लिख रहा होता है, तभी वेंडी उससे बात करने आती है, लेकिन यहाँ पे जैक पूरी तरह बदल चुका है। उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये वो ही जैक है जो कुछ दिन पहले था। जैक पहले से बहुत ज़्यादा रूड हो चुका है। वहीं पर डैनी को दिखाया जाता है। वो ट्राईसाइकिल चला रहा है और ट्राईसाइकिल चलाते हुए वो रूम नंबर 237 के पास पहुंच जाता है। वो अपने ट्राईसाइकिल से उतरकर रूम नंबर 237 को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो रूम को खोल नहीं पाता। तभी उसे वहाँ पर वही दो जुड़वा बहनें दिखती है, जिसे टोनी ने अपने विजुअल में डैनी को दिखाया था, जिन्हें देखकर डैनी डर कर वहाँ से अपने ट्राईसाइकिल पर बैठकर भाग जाता है। कुछ आगे जाने पर डैनी को फिर से वो जुड़वा बहनें देखती है और डैनी से कहती है, कम एंड प्ले विथ अस फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। डैनी इस बात से डरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, और जब आंखें खोलता है तो दोनों बहनें वहाँ से गायब हो जाती है। जैक और उसकी फैमिली को यहाँ पर रहते हुए पूरे 1 महीने निकल चुके हैं, और इन 1 महीने में काफ़ी बर्फ़ भी पड़ चुकी है, जिससे यहाँ आने वाले रास्ते बंद हो चुके हैं। डैनी को बुरा सपना आता है कि उसके डैड उसको और उसकी मम्मी को मार रहे हैं। इससे डर कर डैनी अपने पिता के पास जाता है और उनसे कहता है कि क्या आप मुझे और मेरी माँ को मार डालोगे? तो जैक बोलता है, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद जब डैनी अपने खिलौने से खेल रहा होता है, तभी उसके पास एक ऑरेंज कलर की बॉल लुढ़कती हुई आती है, और जब डैनी उस तरफ जाता है जहाँ से बॉल आई है, तो वो रूम नंबर 237 के पास पहुँच जाता है, और इस बार रूम का दरवाज़ा खुला होता है। डैनी बाहर से आवाज़ लगाता है कि मॉम, क्या आप वहाँ अंदर है? लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। दूसरी तरफ डैनी की मॉम वेंटी को दिखाया जाता है, जो बॉयलर रूम में होती है और वहाँ मशीन के टेम्परेचर चेक कर रही होती है। ये जॉब डैनी के डैड को मिला है, लेकिन उनका सारा काम वेंडी करती है, क्योंकि जैक पूरे समय किताब लिखता रहता है। अब यहाँ पर वेंडी को अपने पति जैक के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर वेंडी जैक की तरफ भागती भागती जाती है। जब वो जैक के पास पहुँचती है तो देखती है कि जैक सपने में चिल्ला रहा होता है, और जब वो जैक को जगाती है तो वो बहुत डरा हुआ होता है, और जैक वेंडी को बताता है कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा, जिसमें मैंने देखा कि मैंने तुम्हें और डैनी को मार दिया और दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तभी वहाँ पर डैनी भी आ जाता है। डैनी बहुत बुरी हालत में था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके गले पर घाव के निशान भी होते हैं। वेंडी अपने बेटे से पूछने की कोशिश करती है कि ये सब किसने किया, पर डैनी कुछ भी नहीं बोलता, और तभी वेंडी अपने पति की तरफ देखती है, जो लगातार इनको घूर रहा होता है, और वेंडी समझ जाती है कि ये जैक का काम है, क्योंकि इस होटल में इन तीनों के सिवा और कोई नहीं होता। वो अपने पति को बहुत गालियाँ देती है और वहाँ से चली जाती है। जैक इस बात से परेशान होकर उस होटल के बार में जाता है,
जहाँ पर एक बार टेंडर होता है। जैक बार टेंडर से बातें करने लगता है और वो उसे बताता है कि कैसे उसकी वाइफ उसे उल्टा सीधा बोलती है, उसे गालियाँ देती है। वो कहता है कि अब उनके रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। तभी बार में वैंडी आ जाती है और दिखाया जाता है कि वो बार टेंडर जिससे जैक अभी अभी बात कर रहा होता है वो यहाँ वहाँ पे नहीं होता, यानी कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं था बल्कि वो घोस्ट था। तभी उसकी पत्नी जैक को बताती है कि इस होटल में उनके अलावा एक औरत भी रहती है जो रूम नंबर 237 में रहती है और उसी ने डैनी का गला दबाया है, उसे मारने की कोशिश की है। रूम नंबर 237 वो कमरा होता है जहां पर पुराने केयरटेकर ने अपने परिवार को मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली थी। ये सुनकर जैक भागते हुए रूम नंबर 237 में जाता है जहां पर एक खूबसूरत लड़की होती है और वो जैक को सिड्यूस करती है, जिससे जैक उसके करीब जाता है। लेकिन जैसे ही जैक उसके पास जाता है वो खूबसूरत लड़की एक डरावनी बुढ़िया में बदल जाती है। जैक कैसे भी करके रूम नंबर 237 से बाहर आकर दरवाज़ा लॉक कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डैनी सैफ हैलोरन से, जो होटल से मीलों दूर अपने घर पर होता है, उसे टेलीपैथी के जरिए कांटेक्ट करता है और उसे मदद मांगता है। हैलोरन पहले पुलिस से हेल्प लेने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ जैक, उसकी पत्नी और उसका बेटा रहता है, वहाँ की सभी टेलीफोन लाइन कट चुकी थी। ये लोग इनसे रेडियो पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक ने यहाँ के रेडियो को भी ख़राब कर दिया होता है, क्योंकि जैक का दिमाग अब उसके कंट्रोल में नहीं है। अब वो पूरी तरह से इस होटल में रह रहे घोस्ट के काबू में हो चुका है। पर सैफ हैलोरन फ्लैट से होटल के लिए निकल चुका है क्योंकि उसे डैनी की चिंता है। वही होटल में वैंडी इन सब से पूरी तरह परेशान और डरी हुई है और वो जैक से कहती है कि हमें इस होटल से चले जाना चाहिए। होटल से जाने की बात सुनकर जैक बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वो कहता है कि मैं अपने लिखने के काम को अधूरा छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। गुस्से में जैक यहाँ से बाहर चला जाता है बार की तरफ, जहाँ पर एक शानदार पार्टी चल रही होती है। बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस होटल में जैक और उसकी फैमिली के अलावा दूसरा कोई नहीं होता, यानी कि यहाँ पर जो पार्टी चल रहा है ये एक घोस्ट पार्टी है और जितने भी लोग यहाँ पर हैं वे सब एक घोस्ट है। यहीं पर जैक वॉशरूम में जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम चार्ल्स ग्रेडी था, यानी ये यहाँ का पुराना केयरटेकर है जिसने अपनी 2 बेटियों और अपनी वाइफ को मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली थी। चार्ल्स ग्रेडी बताता है कि उसकी बेटी ने इस होटल को जलाने की कोशिश की, इसलिए उसने सबको मार दिया। वो जैक को ये भी बताता है कि उसका बेटा डैनी बाहर से टेलीपैथी के जरिए यहाँ पर किसी को बुला रहा है। चार्ल्स जैक से कहता है कि जब मेरी बेटी ने, मेरे परिवार ने गलती की थी, मैंने उसे ठीक किया। अब तुम्हारा परिवार गलती कर रहा है तो अब तुम्हें भी इन्हें ठीक करना होगा। वहीं दूसरी तरफ डैनी के मॉम को दिखाया जाता है। वो पूरी तरह परेशान है। तभी उसे डैनी की आवाज़ आती है। जब वो भागते हुए डैनी के कमरे में जाती है तो देखती है कि डैनी दीवार की तरफ देखकर सिर्फ एक ही वर्ड बोलते जा रहा है, रेड रम रेड रम। डैनी को लगता है कि उसका बेटा नींद में है। वो बोलती है कि डैनी जग जाओ, और तभी डैनी कहता है कि मैं डैनी नहीं हूँ, मैं टॉनी हूँ। दरअसल ये उसकी वो पर्सनालिटी है जिसे उसके माँ बाप उसकी इमेजिनेशन समझ रहे थे, जिसके ऊपर टोनी पूरी तरह हावी हो चुका है और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू होता है। डैनी अब भी वही वर्ड बोल रहा होता है, रेड रम रेड रम। अब वैंडी उठ जाती है और दरवाजे पर देखती है जिस पर लिखा था रेड रम, लेकिन जब वो मिरर में उस वर्ड को देखती है तो वो मर्डर लिखा होता है, यानी उसका बेटा उसे खतरे का आभास करवा रहा था। दूसरी तरफ फूड स्टोरेज में जैक चार्ल्स के आत्मा से बात कर रहा होता है। चार्ल्स की आत्मा कहता है कि तुम्हें अपना काम अच्छे से नहीं किया। जैक उससे एक और मौका मांगता है और तभी फूड स्टोरेज का गेट अपने आप खुल जाता है। अब यहाँ से जैक कुल्हाड़ी लेकर उस रूम के बाहर आ जाता है जहाँ डैनी और उसकी माँ है। जैक उस कमरे के दरवाजे को कुल्हाड़ी से तोड़ने शुरू कर देता है। वैंडी अपने बेटे को वॉशरूम के खिड़की से बाहर निकाल लेती है, लेकिन वो खुद इस खिड़की से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि ये खिड़की बहुत छोटी होती है। उधर जैक दरवाज़ा तोड़कर अंदर के लॉक को खोलने के लिए हाथ डालता है। तभी वैंडी चाकू से उसके हाथ पर मारती है और तभी इन्हें गाड़ी की आवाज़ आती है। ये हैलोरन होता है जो गाड़ी लेकर यहाँ पहुँच चुका है। अब जैक वैंडी को छोड़कर
बाहर की तरफ जाता है, जहाँ उसे हैलोरन मिल जाता है, जिसे वो कुल्हाड़ी से मार देता है। इसके बाद वो डैनी के पीछे बाहर जाता है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ जमी होती है। डैनी भागते हुए मेज के अंदर चला जाता है और जैक भी उसका पीछा करते हुए मेज के अंदर चला जाता है। जैक डैनी के कदमों के निशान को देखकर उसका पीछा करता है, जिसे डैनी समझ जाता है, इसलिए वो अब अपने कदमों के निशान मिटाते जाता है। डैनी उस मेज में एक जगह छुप कर बैठ जाता है और जैक लगातार उसको आवाज़ लगा रहा होता है। वहीं होटल में डैनी की माँ भी, और वो भी होटल के बाहर आ जाती है। वहीं डैनी मौका देखकर मेज के बाहर आ जाता है, क्योंकि उस मेज से बाहर आने का रास्ता उसको पता था। जैक को उस मेज का रास्ता नहीं पता, क्योंकि वो इस मेज में कभी नहीं गया। डैनी मेज से बाहर आकर अपने मॉम से मिलता है और ये दोनों हैलोरन की गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और जैक मेज से बाहर नहीं निकल पाता और वहीं ठंड में जमकर मर जाता है। कहानी के आखिर में हमें होटल में एक फ़ोटो दिखाई जाती है। फ़ोटो से हमें ये पता चलता है कि जैक सेम उम्र पर 60 साल पहले भी मौजूद था, यानी कि ये जैक का रीइंकार्नेशन है और ये होटल हमेशा ब्लड मांगता रहेगा और जैक इस होटल में हमेशा रीइंकार्नेट होकर आता रहेगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू।